नमस्कार मित्रों आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जिसे हम लोग जीएसटी कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म गुड एंड सर्विस टैक्स या हिंदी में जिसे हम लोग वस्तु सेवा कर या वस्तु एवं सेवा कर कहते हैं। दोस्तों, जीएसटी पर आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे या बहुत सारी किताबें पढ़ी होंगी, आर्टिकल पढ़े होंगे, पर मेरा दोस्तों ये वीडियो का मूल लक्ष्य आपको जीएसटी के बारे में फैक्ट के साथ साथ कुछ कॉन्सेप्ट जो कि जीएसटी पढ़ने के दौरान आते हैं, उन कॉन्सेप्टों को भी क्लियर करना है। जीएसटी के बारे में तो हमको जानना ही है, लेकिन साथ ही साथ हमें उन कॉन्सेप्टों को भी बेहतरीन तरीके से कवर करना है। दोस्तों, सबसे पहली चीज़, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। कौन सा कर है दोस्तों? जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। अब आपको लगता होगा कि कई जगह पे आपने पढ़ लिया जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है या वस्तु एवं सेवा के मूल्य वर्धन पर लगता है, पर आपको मुझे लगता है ये टर्म भी बताने की ज़रूरत है कि कर कितने प्रकार के हैं, मूल्य वर्धन क्या चीज़ है। तो दोस्तों, जहाँ मैं आपको जीएसटी की विशेषताएँ, जीएसटी के लाभ और अगले वीडियो में जीएसटी की चुनौतियों के बारे में बताऊँगा, साथ ही साथ जीएसटी के टर्म में आने वाले कॉन्सेप्ट को भी समझाऊंगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है यह वस्तु एवं सेवा के मूल्य वर्धन पर, ये वस्तु और सेवा के मूल्य वर्धन पर लगता है। ठीक है। भारत में 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में जीएसटी लागू कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब हमें यहाँ जानने की ज़रूरत है कि कर क्या है, कितने प्रकार के कर हैं और मूल्यवर्धन क्या है। चलिए दोस्तों देखते हैं। वस्तुतः दोस्तों, कर जो है बेसिकली दो टाइप का होता है। एक तो आपका होता है प्रत्यक्ष कर, एक होता है अप्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। दोस्तों, प्रत्यक्ष कर वह होता है जिसका भुगतान उसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिस पर यह लगाया जाता है। ठीक है, यानी कि जिस व्यक्ति पर इस कर को लगाया जाएगा वही व्यक्ति इस कर का भुगतान भी करेगा। इसका सबसे सरल उदाहरण आपका इनकम टैक्स है। इनकम टैक्स आप पर लगाया जाता है और इनकम टैक्स का भुगतान भी आपके द्वारा ही किया जाता है। इसी तरह से कारपोरेट टैक्स को हम लोग निगम कर भी करते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियों पे लगाया जाता है। अब दोस्तों, यहाँ पर देखिए, कुछ आपको टर्म भी जानना ज़रूरी है। मान लीजिए एक व्यक्ति है, तो ए पे जो कर का टैक्स का इम्पैक्ट होगा और इंसिडेंस होगा, दोनों ए पर ही होगा। इम्पैक्ट मीन्स क्या होता है दोस्तों? ध्यान से सुनिए दोस्तों थोड़ा यहाँ पे। इम्पैक्ट मीन्स क्या होता है? इनिशियल बर्डन ऑफ टैक्स, यानी जो टैक्स का शुरुआती बर्डन होगा, शुरुआती बोझ होगा, उसे ही हम लोग इम्पैक्ट करते हैं। अल्टीमेट बर्डन ऑफ टैक्स, और फाइनली टैक्स किसको पे करना है उसे हम लोग इंसिडेंस कहते हैं। हिंदी में से कराघात और करापात भी कहते हैं, पर हिंदी इसकी यहाँ पे ज़्यादा की लिस्ट है, इसलिए मैं आपको इंग्लिश में ही समझा रहा हूँ। इम्पैक्ट और इंसिडेंट दोनों व्यक्ति ए पर ही होगा, यानी इनिशियल बर्डन ऑफ टैक्स किस पर होगा? उस व्यक्ति पर ही होगा, और अल्टीमेट बर्डन ऑफ टैक्स या किस पर होगा? उस व्यक्ति पर ही होगा। कब? प्रत्यक्ष कर के केस में। यानी कि टैक्स उसी व्यक्ति, इसका मतलब है कि टैक्स उसी व्यक्ति से ही कलेक्ट किया जाएगा जिसको, और वही उसी व्यक्ति से कलेक्ट किया जाएगा जिस पे टैक्स का बोझ हो। ठीक है। अभी मैं आपको इनडायरेक्ट टैक्स बताता हूँ तो आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? एक अप्रत्यक्ष कर उस एक व्यक्ति पर आरोपित किया जाता है, किंतु इसका भुगतान अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाता है। यानी कि यहाँ पे इम्पैक्ट और इंसिडेंट अलग अलग होंगे। इम्पैक्ट व्यक्ति ए पर है और इंसिडेंट व्यक्ति बी पर है। इम्पैक्ट मीन्स क्या था दोस्तों? इनिशियल बर्डन ऑफ टैक्स, यानी कि पर्सन फ्रॉम टैक्स इज कलेक्टेड, यानी जिस पर्सन से, जिस व्यक्ति से कर का कलेक्शन होगा, टैक्स का कलेक्शन होगा, उसे हम लोग इम्पैक्ट कहते हैं। जैसे कि इनडायरेक्ट टैक्स में मान लीजिए यहाँ पे दुकानदार हो गया, आपने कोई सामान दुकानदार से खरीदा, ठीक है, तो दुकानदार से अल्टीमेट सरकार जो है जीएसटी के या किसी भी फॉर्म में, वर्तमान में तो जीएसटी आ गया अप्रत्यक्ष कर में सबसे बड़ा एग्जाम्पल, तो टैक्स कौन भुगतान करता है? टैक्स का भुगतान तो कौन करता है? दुकानदार करती है। यानी सरकार जो है दुकानदार से टैक्स वसूलेगी, लेकिन
वो टैक्स अल्टीमेट किसको पे करना पड़ता है? वो टैक्स अल्टीमेट आपको पे करना पड़ता है, यानी कि ग्राहक को। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई मेरी बात? यानी कि प्रत्यक्ष कर में एक ही व्यक्ति पर इम्पैक्ट और इंसिडेंट दोनों होगा। भुगतान वही व्यक्ति करेगा जिस पर कर लगाया जाता है। उदाहरण इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। अप्रत्यक्ष कर में दोनों व्यक्ति भिन्न भिन्न होंगे, यानी भुगतान कोई अन्य व्यक्ति करेगा और लगाया किसी अन्य व्यक्ति पे जाएगा। जैसे जीएसटी का एग्जाम्पल समझ लीजिए, दुकानदार आपका इम्पैक्ट हो गया, यानी ए इम्पैक्ट है और बी इंसिडेंट। दुकानदार पर कर लगाया गया है और कर का वसूली दुकानदार किससे करेगा? ग्राहक से। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए अच्छी तरीके से। ठीक है, अभी देखिए, आप जब पढ़ रहे थे तो आपने पढ़ा था कि जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। ये तो बात आपने एकदम अच्छे से पढ़ी थी। साथ ही साथ आपने पढ़ा था कि जीएसटी के केस में क्या होता है, जो वस्तु और सेवा के मूल्यवर्धन पर कर लगाया जाता है। मूल्यवर्धन को हम लोग स्कूल में इंग्लिश में बोलते हैं वैल्यू एडेड। यहीं से एक टर्म और भी आता है, वैल्यू एडेड टैक्स। मूल्यवर्धन कर या मूल्यवर्धित कर। अब ये क्या है दोस्तों, इसे हम लोग समझते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, वैल्यू एडेड टैक्स। देखिए दोस्तों, वैल्यू एडेड टैक्स, वैट, मूल्यवर्धित कर। सपोज दैट दोस्तों आप एक आइटम है गेहूँ से आटा बना और आटा से फाइनली ब्रेड बना। गेहूँ की प्राइस मान लीजिए 50 रुपये, 80 रुपये आटा की, ब्रेड की 100 रुपये। यहाँ पे हम कर की दर 10% मानते हैं, तो गेहूँ पर 5 रुपये, आटे पे 8 रुपये, ब्रेड पे 10 रुपये। यानी एक व्यक्ति जो मार्केट में जाकर ब्रेड खरीद रहा है उसको कुल कितना रुपये पे करना पड़ेगा? 100 रुपये ब्रेड की प्राइस, 5 रुपये गेहूँ पे लगने वाला टैक्स, 8 रुपये आटे पे लगने वाला टैक्स और 10 रुपये ब्रेड पे लगने वाला टैक्स। यानी 100 धन 5 धन 8 धन 10, यानी 123 रुपये। दोस्तों ये मैं पहला केस आपको तब बता रहा हूँ जब वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट नहीं लगा है। ये मैं सिंपल एक तरीका है कि बिना वैट के अगर कोई व्यक्ति सामान बेच रहा है, बिना वैट के यूज किए अगर सामान बेचा जा रहा है तो इसकी कीमत क्या होगी, यहाँ मैं आपको ये बता रहा हूँ दोस्तों। अभी यहाँ पर वैट का जिक्र नहीं आया, यानी कि आप देख रहे हैं कि बिना वैट के ब्रेड का दाम कितना है? 123 रुपये। इसी को हम लोग कहते हैं कैस्केडिंग इफ़ेक्ट, या हिंदी में प्रपाती प्रभाव, या कुछ लोग इसे विस्तारक प्रभाव भी कहते हैं। ठीक है, यानी एक प्रकार से देखा जाए तो कर पे कर लग रहा है। वैसे कर पे कर सरचार्ज के लिए आता है, लेकिन इसको आप समझने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सबसे अच्छा टर्म इसके लिए क्या होगा? कैस्केडिंग इफ़ेक्ट। यानी कि जब एक ही मद पर, एक ही वस्तु पर एक से अधिक बार कर लगता है तो ऐसे प्रभाव को हम क्या कहते हैं? कैस्केडिंग इफ़ेक्ट। अब दोस्तों आप यहाँ देखिए, तो इससे आप देख रहे हैं कि फाइनली जो ब्रेड है, यानी आपका जो फाइनली ब्रेड है वो कुल 123 रुपये का, यानी ब्रेड काफ़ी महंगा हो गया है। आप पर जो गेहूं पे जो टैक्स लगा था वो भी आपको देना पड़ा, आटे पे जो टैक्स लगा वो भी देना पड़ा, ब्रेड पे जो लगा तो देना ही पड़ा। तो इससे आपके ब्रेड का दाम बढ़ गया। अगर आप देखें तो इससे क्या होगा, जब किसी भी वस्तु का मूल्य बढ़ जाएगा तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए दोस्तों, मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ ये बात, मैं एक बार फिर से आपसे कहना चाहूँगा कि अर्थव्यवस्था सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आप अपने को एकदम ऐसे सिचुएशन में रखिए कि अपने आसपास की जो घटनाएं हो रही हैं उससे आप अपने को कोरिलेट करिए, जोड़िए, एक कड़ी से दूसरे कड़ी को जोड़िए, एक चीज़ का प्रभाव दूसरे पे देखिए, तभी आप अर्थव्यवस्था को अच्छे से समझ जाएंगे। आप खुद सोचिए, अगर किसी भी वस्तु का मूल्य बढ़ गया, अगर ब्रेड का मूल्य ज़्यादा बढ़ गया तो उसके उपभोग में कहीं ना कहीं कमी आएगी, उपभोग में कमी आएगी दोस्तों। अगर उसके उपभोग में कमी आएगी तो जो उत्पादक है, जो उस ब्रेड को प्रोड्यूस कर रहा है, वो कहीं ना कहीं हतोत्साहित होगा और इससे जो है उत्पादन में भी कमी आएगी। अगर उत्पादन में कमी आएगी तो ओवरऑल देखा जाए तो राजस्व में भी कमी होगी और जिससे अंततः राजस्व घाटा जनित होगा। यानी आप देख रहे हैं कि अगर हम सिंपल टैक्स का यूज़ करते हैं, हम वैट का यूज नहीं करते हैं, तो कैस्केडिंग इफ़ेक्ट के कारण किसी वस्तु का दाम कितना अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, अब देखिए वैट का केस नंबर 2 देखिए। केस नंबर 2 क्या है? वैल्यू एडेड टैक्स। यानी जब हम वैल्यू एडेड का प्रयोग कर रहे हैं, गेहूँ, आटा, ब्रेड। गेहूँ 50 रुपये का, 10% टैक्स की दर से 5 रुपये लगा, आटा 80, ब्रेड 100। लेकिन दोस्तों अब टैक्स 80 रुपये पर ना लगकर
50 से 80, यानी कि 80 में से 50 आप घटा दें तो 30, यानी कि जितना इस पे वैल्यू एडिट की गई, 50 से कितनी वैल्यू एडिट की गई 80 आने के लिए 30, यानी कि टैक्स अब आपका दोस्तों 30 रुपये पे लगेगा। यानी कि एक आइटम से जो दूसरा आइटम है वहाँ तक पहुँचने के लिए आपने जितनी वैल्यू एडिट की, क्योंकि आप गेहूँ पे तो 5 रुपये टैक्स पहले से दे चुके हैं, तो आपका जो 80 रुपये है तो इस पर तो केवल 3 रुपये लगेगा, क्योंकि आपने गेहूँ के 50 रुपये पे 10% टैक्स दे चुका है। तो अब केवल इस पर जो वैल्यू एडिट की गई है केवल इसी पे टैक्स लगेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स, मूल वर्धित कर। यानी कर किस पे लगेगा, केवल 30% पे। इसी तरह यहाँ पर कर किस पे लगेगा, केवल आटे से ब्रेड बनाने में जो आपने वैल्यू एडिट की है, जितना आपने एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड किया यानी 20 रुपये, तो टैक्स इस पे लगेगा 20 रुपये। यानी अगर अब देखा जाए तो ब्रेड का कितना प्राइस हो जाएगा, 100 धन 5 धन 3 धन 2, यानी कि 110 रुपये। तो आपने देखा कि अगर टैक्स की जो दर है वो WBAT यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स यानी मूल वर्धित कर के हिसाब से ली जाएगी, तो उसी वस्तु का दाम, उसी मद का दाम कम हो गया। ठीक है, समझ में आया दोस्तों। ठीक, चलिए मैं फिर से एक बार आपके टॉपिक पे आता हूँ। तो यानी कि GST एक ऐसा कर है जो कि अप्रत्यक्ष तरीके का कर है, ठीक है, और इसमें कर जो है वस्तु और सेवा के मूल्य वर्धन पे लगाया जाता है। इसमें कर जो है वस्तु और सेवा के मूल्य वर्धन पर लगाया जाता है, और ये भारत में कब से लागू है, 1 जुलाई 2017 से। दोस्तों अभी मैं आपको, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा आपको GST की विशेषताएं और उसके लाभ के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद दोस्तों।